वेलकम यू ऑल अगेन। ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को कवर करेंगे, जिसमें आप इसके छोटे छोटे जो बेसिक्स हैं वो कवर होंगे। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आप न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल का वीडियो इसके बाद आपको मिलेगा, वो ज़रूर देखिएगा, जो कि सीबीएसई बार बार वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, उसे आप ज़रूर लगा के पेपर देने जाइएगा। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। इसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, किससे डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, करंट का एसआई यूनिट क्या है, किससे मेज़र करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, ओम्स लॉ, जो कि इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओम्स लॉ। ठीक है, यहाँ से सीबीएसई पेपर क्वेश्चन बनाती ही है। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, किन किन चीज़ों पे रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करता है, उससे पहले आप समझेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, सीरीज, पैरेलल, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड लास्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, बट बिना इन टॉपिक्स को क्लियर किए हम न्यूमेरिकल्स भी नहीं लगा पाएंगे। तो चलते हैं सबसे पहले टॉपिक पे, विच इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। टॉपिक वाइज हम पढ़ाएंगे और ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप ध्यान से कंसंट्रेट होकर सुनते हैं तो आपको बहुत क्लियरली इस वीडियो को देखने के बाद आप बड़े आराम से न्यूमेरिकल की तरफ जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप समझो कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, जो चार्जेस, जिसमें क्या होता है, चार्जेस क्या करते हैं, या तो चार्जेस अट्रैक्ट करेगा या तो रिपल करेगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस दैट वी नो, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, नेगेटिव चार्जेस होते हैं। जो पॉजिटिव, जो सेम चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, दूर दूर जाएंगे, और जो अपोजिट चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो चार्जेस को हम किससे डिनोट करते हैं? इट इज़ डिनोटेड बाय क्यू। चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं एंड दिस यूनिट इज़ यूज टू मेजर कूलम। और ऐसा ये चार्ज को मेजर करने के लिए इसका जो ऐसा यूनिट है दैट इज़ कूलम। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन्स में कितने चार्जेस होते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज दैट इज 6 इंटू 10⁻18। अच्छा, चार्ज क्यू निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास। क्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एन ई, जिनमें से एन हो गया आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ई हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो क्यू अगर आपको क्वेश्चन में पूछेगा चार्ज आप निकालो, इट मीन्स आपको क्या लगाना? क्यू इज इक्वल टू एन ई। एक फॉर्मूला और होता है क्यू इज इक्वल टू, वो हम बताएंगे अभी। क्यू इज इक्वल टू एन ई भी होता है और क्यू इज इक्वल टू आई टी भी होता है। हम समझेंगे कैसे आया है दूसरा वाला फॉर्मूला। बट जो सेकेंड टॉपिक है हमारा, इस चैप्टर का जो सेकेंड टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। करंट होता क्या है? देखिए, आप ध्यान से सुनिएगा, हम आपको इसका जो डेफिनेशन है करंट का, वो आप इसके फॉर्मूले से आप बना सकते हो। इस पूरे चैप्टर में जितने भी डेफिनेशन हैं हम फॉर्मूले से बनाना सिखाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट को सबसे पहले, इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते हैं? तो इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय आई। तो ये क्या हो जाता है? आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। क्यू मतलब चार्ज, टी मतलब टाइम। अब देखो, ये जो अपॉन है इसको साइंस में बोलते हैं पर यूनिट। तो क्यू मतलब चार्ज हुआ, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट ऑफ टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। फिर से देखिए ध्यान से, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट ऑफ टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट ऑफ टाइम। अपॉन को पर यूनिट बोलेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट ऑफ टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट ऑफ टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो आई इज इक्वल टू क्या हुआ? आई इज इक्वल टू हो गया क्यू अपॉन टी। अब देखिए, यहाँ से क्यू का एक और फॉर्मूला निकल कर आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, वन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू इज इक्वल टू आई टी। तो अगर आपको क्वेश्चन में चार्ज पूछेगा कि आप चार्ज फाइंड आउट करो, तो आप क्या करोगे? आपके पास दो फॉर्मूले हो गए चार्जेस के, क्यू इज इक्वल टू एन ई, ऑल्सो क्यू इज इक्वल टू आई टी। इस फॉर्मूले पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो भी 1 मार्क में, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर। करंट का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पेयर। चार्ज का क्या था? कूलम। करंट का क्या है? एम्पेयर। और करंट को मेज़र करने के लिए जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं दैट इज़ अमीटर। ठीक है, अच्छा, ये एम्पेयर आपको क्लियर हो गया। अब देखेंगे 1 एम्पेयर किसे कहते हैं। तो 1 एम्पेयर इज़ द इलेक्ट्रिक करंट व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द वायर इन 1 सेकेंड। जब 1 एम्पेयर, आप ऐसे समझें
1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम पर 1 सेकेंड। ठीक है, ऐसे 1 एम्पेयर किसे कहेंगे, इज द इलेक्ट्रिक करंट एंड 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड। जब 1 कूलम का चार्ज जो होगा वायर में से फ्लो करेगा पर सेकेंड। ठीक है, 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में, जब 1 सेकेंड में 1 कूलम का चार्ज जो फ्लो होगा उसी को 1 एम्पेयर करेंगे। ध्यान से सुनिए, 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में जो 1 सेकेंड में 1 कूलम का चार्ज जो फ्लो होगा उसको 1 एम्पेयर कहेंगे। तो दैट इज क्लियर 1 एम्पेयर क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्लियर हो गया। स्मॉल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो स्मॉल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक्सप्रेस इन मिली एम्पेयर, या तो इसे मिली एम्पेयर में रिप्रेजेंट करेंगे या तो माइक्रो एम्पेयर में हम इसे एक्सप्रेस करेंगे। अगर मिली एम्पेयर है तो क्या हो जाएगा 10 का पावर -3 एम्पेयर, अगर माइक्रो एम्पेयर हो तो 10 का पावर -6 एम्पेयर। डायरेक्शन ऑफ करंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। जो करंट होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से, ये जो करंट होगा ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करेगा, कहाँ की तरफ, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। इसी का उल्टा जो हमारा कन्वेंशनली इसी का उल्टा जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है वो, अगर ये करंट जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा। ठीक है, ये देखो इस तरीके से यहाँ पे आप देखो जो करंट है, करंट कैसे फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। देखो पॉजिटिव से नेगेटिव है, पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो हो रहा है। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो हो रहा है, देखो नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है और पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। समझ में आ रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो कैसे फ्लो होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स की तरफ होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ, और जो करंट है हमारा ये पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ फ्लो होगा। वेरी सिंपल, डायग्राम में आपने देख ही लिया। तो ये मैंने बता ही दिया था कि अमीटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर करंट। ओके, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़, यह हमेशा सीरीज़ में ही कनेक्ट होता है। जो अमीटर होता है सीरीज़ में कनेक्ट होता है। अब आप पूछेंगे ये सीरीज़ क्या होता है, पैरेलल सीरीज़, ये कॉम्बिनेशन, सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या है, तो होल्ड ऑन, आगे हम इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, द थर्ड इंपॉर्टेंट मोस्ट टॉपिक है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, देखो नाम से पता चला डिफरेंस, तो कभी भी जब होता है ना डिफरेंस, तो डिफरेंसेस हमेशा तो दो चीज़ों के बीच में होता है, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे डिफरेंसेस 2 पॉइंट के बीच में होगा। देखो इसका डेफिनेशन कैसे बनता है, पहले हमने बताया था, इसका हम फॉर्मूला देखेंगे फिर उससे हम डेफिनेशन क्लियर करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज के नाम से भी जाना जाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंसेस इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज, इसको V से डिनोट करते हैं। वर्क डन पर यूनिट ऑफ चार्ज, देखो वर्क डन पर यूनिट ऑफ चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन W, Q मीन्स चार्ज, तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए V इज इक्वल टू W अपॉन Q, इसके नीचे क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, VQ। देखिए एक फॉर्मूले से हम दूसरा फॉर्मूला भी बना सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो हमारा अभी तक हमें कितने फॉर्मूलाज मिल गए, Q इज इक्वल टू NE मिल गया हमें, Q इज इक्वल टू हमें IT मिल गया, और हमें क्या मिला, W इज इक्वल टू VQ मिल गया। सारे फॉर्मूलाज आप एक जगह नोट डाउन करते जाओ, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में काम आएंगे जब हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। SI यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का क्या हो जाएगा, वोल्ट। वेरी सिंपल, एक बार फिर से समझेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन टू मूव अ यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जैसे आप ऐसे समझो, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। तो वर्क डन टू मूव अ यूनिट ऑफ चार्ज, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो भी वर्क डन होगा, क्या ले जाने में, एक यूनिट के चार्ज को ले जाने में, ठीक है, एक यूनिट के चार्ज को ले जाने में जो भी वर्क डन होता है, देखो 2 पॉइंट के बीच में एक यूनिट के चार्ज को ले जाने में जो भी वर्क डन होगा उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से सुनो ध्यान से, 2 पॉइंट है, एक यूनिट के चार्ज को 2 पॉइंट्स के बीच में ले जाने में जो भी वर्क डन हो रहा है, वर्क डन टू मूव वन यूनिट ऑफ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। जैसे हमने 1 एम्पियर पढ़ा था, अब हम यहाँ पढ़ेंगे 1 वोल्ट।
तो 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 1 जूल. 1 वोल्ट जो 1 वोल्ट है किसके बराबर है? 1 जूल. 1 volt is equal to 1 joule of work done to move a unit of charge of 1 coulomb from one point to another point. ठीक है, 1 जूल का वर्क डन जो होगा 1 यूनिट के चार्ज को टू मूव अ चार्ज, कितना चार्ज? 1 कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में ले जाने में जो 1 जूल का वर्क डन हो रहा है वो 1 वोल्ट के बराबर होगा. अच्छा, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मींस ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्टामीटर. जैसे हम करंट को मेजर करने के लिए वी हैव अ डिवाइस दैट इज अमीटर, सिमिलरली हियर आल्सो पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इज आल्सो नोन एज वोल्टेज. वोल्टेज को मेजर करने के लिए आल्सो वी हैव अ डिवाइस नोन एज वोल्टामीटर. द वोल्टामीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. जो अमीटर था वो सीरीज में कनेक्टेड था, वोल्टामीटर जो है वो पैरेलल कनेक्टेड होगा. ठीक है, अब ये सीरीज में कनेक्शन हो रहा है, पैरेलल में कनेक्शन हो रहा है, ये जो थोड़ा सा कंफ्यूजन है उसे आप होल्ड करके रखो, आगे चल के आपको क्लियर हो जाएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है. अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम. A continuous and closed path of an electric current is called a electric circuit. देखो कंटिन्यूस जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है इसमें करंट जो होता है कंटिन्यू फ्लो करता है और ये क्लोज्ड पाथ होता है, ऐसा नहीं कहीं से ब्रेक है कि करंट बाहर चला जाएगा. एंड इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या होता है? देखो सेल होता है, प्लग्स होते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं और कनेक्टिंग वायर्स होते हैं. तो इसी से सर्किट डायग्राम जो होता है कंप्लीट होता है. ये एनसीईआरटी का इमेज है, एज इट इज़ हमने यहाँ पे पेस्ट किया है. आप देखो इलेक्ट्रिक सेल को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसका सिंबल बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा. ये प्लग का है, ये ओपन है, ठीक है, ये स्विच ओपन है, ये स्विच क्लोज्ड है. ये जॉइंट वायर है, ये आपका वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग. इलेक्ट्रिक बल्ब है ये आपका. फिर उसके बाद रजिस्टर, उसके बाद जो है ये रजिस्टर्स हैं. ठीक है, उसके बाद ये रजिस्टर्स ऑफ अ रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस. अच्छा हाँ, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस को रिहोस्टेट्स भी बोलते हैं. जो आप अपने घर में जो टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करने वाला जो होता नहीं है प्लग, उसी को रिहोस्टेट्स बोलते हैं. जैसे आप फ्रिज में भी देखे होंगे हम टेम्परेचर को घटाते हैं बढ़ाते हैं, तो दैट इज योर वेरिएबल रेजिस्टेंस. इसका रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होता, हम चेंज कर पाते हैं, उसे रिहोस्टेट्स भी कहते हैं. ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इन्हें. ये अमीटर है और ये वोल्टामीटर है. नेक्स्ट सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ओम्स लॉ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये व्हाट इज ओम्स लॉ? एक्चुअली जो ओम्स लॉ है ये दो चीज के बीच में रिलेशन को शो करता है. दैट इज क्या क्या हो जाएगा? करंट और वोल्टेज. तो करंट और वोल्टेज के बीच में जो रिलेशनशिप शो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में, V और I के बीच में एक रिलेशनशिप शो करता है. इसका मतलब ये होता है कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बोले तो जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा करंट होगा, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा वोल्टेज है. अगर करंट कम है तो पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो वोल्टेज भी कम हो जाएगा. करंट ज़्यादा है, ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा होगा. कहीं ना कहीं ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे पे. अगर वो बढ़ता है तो वो भी बढ़ जा रहा है. वो मीन्स आपका करंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज हो जाएगा. करंट अगर डाउन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज हो जाएगा. पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज के नाम से भी समझा जाता है. चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है. Ohm's law state that the potential difference between the 2 points is directly proportional to the current at constant temperature. But एक condition है, ये दोनों एक दूसरे पे directly proportional तभी होंगे at constant temperature, अगर temperature constant है तो इसको आप बड़े ध्यान से समझिए, क्योंकि reason assertion में भी ये पॉइंट उठाता है कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस कंडीशन में होता है. किस कंडीशन में? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो. ठीक है, दिस मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस V वैरीज इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर ये बढ़ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस तो आपका करंट जो है ये भी इंक्रीज होगा. अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज होगा. इसका मतलब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. जब कोई भी दो चीज एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अब देखो
अब इस टर्म को, इस प्रोपोर्शनैलिटी टर्म्स को हटाने के लिए हम एक इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट टर्म लेकर आएंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी टर्म लेकर आएंगे, दैट इज आर। तो v जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इस टर्म को हटाने के लिए जब हम इक्वल लेकर आएंगे तो हम एक प्रोपोर्शनैलिटी टर्म का इस्तेमाल करेंगे एंड दैट इज आर। ठीक है, आई आर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, v इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब क्या हो गया, v इज इक्वल टू आई आर। अब v इज इक्वल टू आई आर से आप i का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन आर। i इधर आ जाएगा, v ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल होके और r उसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो r है, ये जो r है, ये जो r है एक्चुअली क्या है आपका, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट टर्म है। जैसे मैथ्स में हम k यूज करते हैं ना, ऐसे ही। और इस r का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो ये R है इसका मतलब होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, अच्छा इसका अगर हम ग्राफ देखेंगे ओम्स लॉ का, तो ये ऐसे स्ट्रेट जाएगा, ये यूनिफॉर्म होगा, स्ट्रेट जाएगा। जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा तो वैसे ये भी इंक्रीज होता जाएगा, तो ऐसे स्ट्रेट सा ग्राफ बनेगा। अच्छा, हम बात कर रहे थे रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस मीन्स होता है रुकावट। इसको अगर हिंदी में पढ़ोगे तो ये हो जाएगा रुकावट। ये क्या रोकता है, resistance is a property of a conductor due to which is resist the flow of electric current through it। तो रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को, बोले तो इलेक्ट्रॉन्स को रोकती है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकेगी। रेजिस्टेंस का यही काम होता है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकना। क्योंकि जितने स्पीड से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है ना, आपके घर में जितने भी अप्लायंसेज है ना, ये सब ब्रेक हो सकते हैं, शॉर्ट सर्किट में जा सकते हैं। ठीक है, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस का, ओम। SI unit of resistance is ohm। ohm is denoted by a Greek letter। ठीक है, ओम को ऐसे हम डिनोट करेंगे। इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, ओम। ओम को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो V इज इक्वल टू आई आर, हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर था। ठीक, I इज इक्वल टू क्या था, V अपॉन, I इज इक्वल टू क्या हो गया था, V अपॉन आर हो गया था। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। तीनों फॉर्मूले आप कहीं लिख लो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आई। हमने 1 एम्पियर पढ़ा, हमने 1 वोल्ट पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे 1 ओम क्या होता है। तो 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू फ्लो ऑफ 1 एम्पियर ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 1 वोल्ट। ठीक है, तो 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, जब 1 एम्पियर का करंट जो है 2 पॉइंट्स के बीच में फ्लो कर रहा है, जिनका पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हो, 1 वोल्ट के बराबर हो। एक बार फिर से समझो, 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, जब 1 एम्पियर का जो करंट फ्लो होगा थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स, जिनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट के बराबर होगा। तो दैट इज 1 ओम। ठीक है, ये देखो, तो रेजिस्टेंस का क्या काम होता है, वोल्टेज के फ्लो को रोकना, इलेक्ट्रिक करंट को रोकना। ठीक है, करंट को रोकता है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का काम रोकने का होता है। अब रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल, क्या मटेरियल है, वो जो कंडक्टर है किस मटेरियल का है। सम मटेरियल क्रिएट लीस्ट हिंड्रेंस एंड हेंस आर गुड कंडक्टर। जिनमें हिंड्रेंस कम होता है उन्हें गुड कंडक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल सिल्वर। वाइल सम मटेरियल, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो हिंड्रेंस क्रिएट मोर हिंड्रेंस, जो बहुत ज्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो बहुत ज्यादा हिंड्रेंस प्रोड्यूस करते हैं, आर कॉल्ड बैड कंडक्टर ऑफ इंसुलेटर, दैट इज हार्ड प्लास्टिक, रबर, वुड, ये सब हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस है किस पे डिपेंड करता है भाई, नेचर ऑफ मटेरियल पे। ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कंडक्टर पे, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर पे। जितना लंबा वायर होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना छोटा वायर होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। इस चीज को कैसे समझेंगे, जैसे कि वायर लंबा है, रेजिस्टेंस का क्या काम होता है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकना। तो अगर लंबा रास्ता है तो उसको काम भी तो लंबा करना पड़ेगा, और अगर वायर छोटा है तो रेजिस्टेंस को, वायर का जो लेंथ है वो छोटा है तो उसको कम काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसका पाथ कम है ना, उसका लेंथ कम है। तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जो है, आप इस वाले डायग्राम पे चलते हैं, ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखिए सेम, अगर इसका हम ब्रेथ की बात करें, दोनों की चौड़ाई सेम थी, इसका लेंथ जो था ज्यादा था, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को ज्यादा काम करना पड़ रहा था। यहाँ पे जो लेंथ है वायर का ये कम है, तो रेजिस्टेंस को कम काम करना पड़ता है।
तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई जो रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस ऐसे, अगर लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, अगर लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस को कम काम करना पड़ रहा है। तो ये क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम कह सकते हैं ना कि जो रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ पे, ठीक है, लेंथ ऑफ वायर पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये आपका। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये इक्वेशन 1 मान लो आप, ठीक है। दूसरा, अगर दो वायर हैं, दोनों का लेंथ सेम है, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसका एरिया और इसका एरिया, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एक वायर का ज़्यादा है, एक वायर का कम है। तो अगर मोटी गली है, मान लीजिए आप ऐसे ज्यूम करिए, एक मोटी सी गली है, उसे 50 लोग को छोड़ दिया गया कि आप इस गली से गुजरो। तो जो रोड है, वो गली जो है चौड़ी है, तो जो 50 लोग हैं आराम आराम से निकल पाएंगे। बट अगर बहुत पतली सी, बहुत सकरी गली हो, बहुत पतली गली हो, अब 50 लोग को अगर छोड़ा जाए गली को क्रॉस करने के लिए, तो क्या करेंगे, बहुत एक दूसरे से चिपक चिपक के मतलब निकलेंगे। तो ऐसे ही जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो चौड़ा होगा, तो करंट आसानी से फ्लो करेगा। तो रेजिस्टेंस का क्या काम होता है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकना। अब यहाँ पे जब करंट आसानी से फ्लो कर रहा है तो उसे कम काम करना पड़ेगा रोकने में, उसका काम है रोकने का। अब यहाँ पे वायर पतला था, अब इलेक्ट्रिक करंट बहुत तेजी से निकल रहे हैं, मतलब तेजी से इन द सेंस बहुत चिपक चिपक के मतलब निकल रहे होंगे, यहाँ रेजिस्टेंस का काम बढ़ जाएगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस को रोकने का काम ज्यादा करना पड़ेगा, लेंथ वही है बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम ज्यादा होने की वजह से लेंथ पे, सॉरी, रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ता है। तो इस वाले पे हम ऐसे लिखेंगे, इस वाले पे हम ऐसे इसको समझेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ज्यादा होगा, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो रेजिस्टेंस को कम काम करना पड़ेगा। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो रेजिस्टेंस को ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो दोनों एक दूसरे को उल्टा हो गया। तो हम क्या करेंगे, इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इस केस में जो R है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। समझ में आ रहा है? एक तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और यहाँ पे R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये इक्वेशन 2 मान लो। दोनों तरफ R सेम है, रेजिस्टेंस तो सेम है, तो R को एज इट इज लिखेंगे। इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो, अगर हम लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे 1/a से तो क्या हो जाएगा, L/a आएगा, राइट। तो यहाँ पे R क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही रहेगा, इक्वल टू नहीं। R क्या हो जाएगा, L/a हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया तीसरा इक्वेशन आपका। तो चौथा इक्वेशन क्या होगा, अब यहाँ पे भी इस प्रोपोर्शनलिटी, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टर्म को हटाने के लिए प्रोपोर्शनलिटी टर्म लेकर आएंगे, जैसे हमने ओम्स में लाया था R को, रेजिस्टेंस को। अब रेजिस्टेंस की छोटी बहन रेजिस्टिविटी आएगी, ठीक है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो, रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं, रो L/a, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकल कर आया। हम पहले वाली स्लाइड पे भी जाएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे क्या लिखा है। होप सो आप इसको रीड करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दिस मींस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस इन लेंथ। अगर रेजिस्टेंस लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ये पहला इक्वेशन हो गया था। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। Resistance is inversely proportional to the area of cross section of a conductor. This means R will decrease with an increasing in the area of conductor and vice versa. तो R क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। दोनों चीजों को हमने एक साथ रखा था। R जो था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L/a हो गया था। इस टर्म को हटाने के लिए हमने क्या किया था, R इज इक्वल टू रो L/a, ठीक है। ये देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी इक्वेट दिस वन। और ये जो इसे रो बोलते हैं, इसका मतलब होता है रेजिस्टिविटी। इसका मतलब हो गया रेजिस्टिविटी। Where rho is a proportionality constant, it is also called electrical resistivity of a material of a conductor. तो जैसे हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, जो कि एक प्रोपोर्शनैलिटी टर्म था,
कि रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ अ वायर पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। अब हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टिविटी के बारे में, क्योंकि जब हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टर्म हटाए थे, हम एक कांस्टेंट टर्म लेकर आए थे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो वहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टिविटी है, उसकी छोटी बहन। ठीक है, इसका क्या SI यूनिट हो जाएगा? रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज अ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ अ यूनिट एंड यूनिट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? ओम मीटर। रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या था? ओम। इसका क्या SI यूनिट हो जाएगा? ओम मीटर। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स लेंथ। और जो रेजिस्टिविटी होता है वो लेंथ और थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता है, एरिया क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, बट ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। वो जो मटेरियल है कंडक्टर का, वो किस चीज का बना हुआ है ना? नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो रेजिस्टिविटी किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। ठीक है, जैसे कि मेटल एंड एलॉय हैव अ लो रेजिस्टिविटी, दोनों की रेजिस्टिविटी कम होती है इन अ रेंज ऑफ नियरली 8⁻⁸ ओम मीटर टू 10⁻⁶ ओम मीटर। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जितने भी मेटल्स होते हैं, एलॉयज होते हैं, दे वर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी इंसुलेटर होते हैं, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है। मेटल्स एलॉय की रेजिस्टिविटी लो होती है, और अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है in order nearly 10 का power 12 or -17 ohm meter. So they are a bad conductor of electricity. Copper and aluminum are used for electric transmission line because both possess low resistivity. आपसे पूछेगा कि जो कॉपर और एल्युमिनियम को क्यों इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइंस में? बिकॉज रीजन क्या हो जाएगा? क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी जो है कम है, बिकॉज इट पोजेस लो रेजिस्टिविटी। तो लो रेजिस्टिविटी होने की वजह से कॉपर और एल्युमिनियम का वायर हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, alloy are commonly used in electrical heating appliances. Resistivity of an alloy is generally higher than that of constituent metal. Alloy do not oxidize readily at high temperature. For this reason, they are commonly used in electrical heating devices. होप्स आपको समझ में आ रहा होगा। रेजिस्टिविटी भी हमारा क्लियर हो गया, और हर मटेरियल का जो रेजिस्टिविटी है वो डिफरेंट होगा। ये भी एनसीईआरटी का ही है। जैसे सिल्वर की रेजिस्टिविटी ये है, कॉपर की रेजिस्टिविटी ये है, एल्युमिनियम की रेजिस्टिविटी ये है, टंगस्टन की, तो सबका अपना अलग अलग रेजिस्टिविटी होता है। ये सारे कंडक्टर्स के, एलॉय के और इंसुलेटर्स के रेजिस्टिविटी है। अब हमने आपको बोला था कि जो सीरीज वो अमीटर है वो सीरीज में कनेक्ट होता है, और जो वोल्टामीटर वो पैरेलल में कनेक्ट होता है। अब ये सीरीज और पैरेलल क्या होता है? सबसे पहले आप समझो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ये जो रेजिस्टर्स होते हैं ये कैसे कंबाइन होते हैं? ये सीरीज में कंबाइन होता है और पैरेलल फॉर्म में कंबाइन होता है। व्हेन टू और मोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, द अरेंजमेंट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स, दो भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, 8, 10, 15 कितना भी हो सकता है। तो जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स होते हैं, कनेक्ट होते हैं एंड टू एंड, जैसे कि यहाँ पे आप देखो एंड टू एंड मतलब जैसे ये रेजिस्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हुआ। यहाँ पे जब एंड हुआ तो यहाँ से दूसरा स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ पे एंड हुआ, फिर यहाँ से दूसरा स्टार्ट हो गया, यहाँ पे एंड हुआ, फिर तीसरा चौथा स्टार्ट हो जाता। जब इनका रेजिस्टर्स का जो कनेक्शन है ना, इनका जो कनेक्शन है, जब एंड टू एंड कनेक्ट हो, एक जहां खत्म हो रहा है वहां से दूसरा, फिर दूसरा जहां खत्म हो वहां से तीसरा, जब एंड टू एंड कनेक्शन होगा तो ऐसे कॉम्बिनेशन को, ऐसे अरेंजमेंट को हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। ठीक है, तो आपने देखा उसमें कि हमने डायग्राम में भी देखा कि कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन एक दूसरे से कनेक्टेड थे। बट सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसमें जो करंट होता है वो सेम होता है। जैसे कि दिवाली वगैरह में जो आपकी लड़ियाँ होती हैं उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। उसमें अगर एक भी कंपोनेंट जो है, एक भी बल्ब अगर ब्रेक हो जाता है तो रिमेनिंग सारे बल्ब जो होते हैं ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो खराब हो जाते हैं। तो इसमें जो है, जो आपका करंट है वो सेम होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिफरेंट होगा। करंट सेम होगा, सेम करंट फ्लो होता है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बोले तो वोल्टेज, वो जो होगा वो अलग होगा। इसका अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा सीरीज कॉम्बिनेशन का, जो कि इक्वल होगा किसके? टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मतलब अगर आर हमें टोटल, इस सीरीज की हम बता रहे हैं, अगर आर हमें रेजिस्टेंस निकालना होगा सीरीज में सम ऑफ, तो जितने भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होंगे उन्हें हम ऐड कर देंगे। ठीक है, जितने भी होंगे उनको सिंपली ऐड कर देंगे सीरीज में। इसका एक डिसएडवांटेजेस है सीरीज कॉम्बिनेशन का, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि अगर एक भी कंपोनेंट फेल हो जाता है, वर्क नहीं करता, तो रिमेनिंग कंपोनेंट विल ऑटोमेटिकली गेट फेल्ड।
If any of the component fail to work, then the circuit will break and none of them will work. ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है. वी कांट कनेक्ट बल्ब और हीटर. इसी वजह से बल्ब को और हीटर को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं यूज करते. इवन हम घरों में भी सीरीज कॉम्बिनेशन ये नहीं यूज करते हैं, क्योंकि जितने भी अलग अलग इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं सबका जो करंट है ना, इट वेरी, मतलब जो करंट की जो वैल्यूज होंगी सबको अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं. रेफ्रिजरेटर का अलग होता है, मोबाइल का अलग रिक्वायरमेंट ऑफ करंट होता है, वैल्यूज ऑफ करंट. इसी वजह से बल्ब को, हीटर को हम सीरीज में नहीं कंबाइन करते हैं, बिकॉज दे नीड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट टू ऑपरेट प्रॉपरली. अब हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है. पैरेलल कॉम्बिनेशन जब दो या दो से ज्यादा रजिस्टर्स कनेक्ट होंगे बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स. इसमें दो कॉमन पॉइंट्स होगा, ठीक है. दो या दो से ज्यादा मतलब एक कॉमन पॉइंट्स होगा. जो पहला पॉइंट होगा वहां से सारे रजिस्टर्स जो हैं और ऑपरेट होंगे, मतलब यहीं से सारे स्टार्ट होंगे और एक कॉमन पॉइंट पे आके मिल जाएंगे. तो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं? एक कॉमन पॉइंट से ये ओरिजिनेट होंगे. देखो ये एक ही कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट होंगे और एक कॉमन पॉइंट्स पे आके ये मीट करेंगे. ये यहाँ से ओरिजिनेट हुए. तो दो कॉमन पॉइंट्स क्या है? ये एक्स और वाई. तो एक्स और वाई क्या हो जाएंगे? दो कॉमन पॉइंट्स. व्हेन टू और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स, द अरेंजमेंट इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन. ऐसे अरेंजमेंट्स को क्या कहते हैं? ऐसे अरेंजमेंट को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं, राइट. नेक्स्ट हम चलेंगे इसके बारे में भी. सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था? करंट सेम था, पोटेंशियल डिफरेंट था, वोल्टेज जो था वो डिफरेंट था. पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसी का उल्टा हो जाएगा, सीरीज का उल्टा हो जाएगा. सीरीज में करंट सेम था, इसमें क्या सेम हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा. बोले तो जो वोल्टेज है वो सेम होगा हमारा, और जो करंट होगा ये डिफरेंट होगा. और घरों में हम यही करते भी हैं. घरों में जितने भी अप्लायंसेस होते हैं इनका अरेंजमेंट जो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, क्योंकि करंट डिफरेंट होता है. क्योंकि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है इट सप्लाई डिफरेंट करंट. सब में अलग अलग करंट को ये सब अलग अलग करंट सप्लाई करेगा. तो ये इसका एडवांटेजेस है. पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ये सेम होगा और जो करंट होगा ये डिफरेंट होगा. The reciprocal of equivalent resistance is equal to the sum of reciprocal of individual resistance connected in parallel. मगर अगर हम इसका निकालेंगे तो इसमें हम जो भी R होगा रेजिस्टेंस, इसको अपॉन के फॉर्म में लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है. एप्लीकेशंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इन डेली लाइफ. पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेली लाइफ में क्या इस्तेमाल है? तो डेली लाइफ में सबसे पहले तो आप समझो जो भी हमारा हाउस होल्ड अरेंजमेंट है घर के अंदर का, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही अरेंज होता है, ठीक है. जैसा कि हमें पता है कि करंट डिवाइड हो जाता है अमंग द कंपोनेंट्स, सो they can have necessary amount of current to operate properly, and this is the reason of connecting electrical appliances in parallel combination in household. आपसे ये पूछ भी सकता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि करंट डिवाइड हो जाता है, ठीक है. तो जितने भी अलग अलग इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं उन्हें ऑपरेट होने में, मतलब उनको रन करने में काफ़ी आसान होता है. जिनको जो रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से वो अप्लायंसेस वर्क करते हैं, ठीक है, ऑपरेट करते हैं. नेक्स्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसका जो हीटिंग इफेक्ट हमें देखने को मिलता है उसी को कहते हैं. इफ एन electric circuit is purely resistive, then the source of energy continually get dissipated entirely in a form of heat. This is known as heating effect of electric current. जैसे एग्जांपल आप ऐसे समझे, जब इलेक्ट्रिक करंट जो होता है सप्लाई होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में, जब इलेक्ट्रिक बल्ब में इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होता है तो उसका जो फिलामेंट होता है वो गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, और जिसकी वजह से इट्स एमिट्स लाइट. वो ये लाइट गिव्स करता है, ठीक है, लाइट जलने लगता है. कॉजेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. Electric current generate heat to overcome the resistance offered by the conductor through which it passes. Higher the resistance, the electric current will generate higher amount of heat. जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा, ठीक है. तो ये हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है कि जो हीट है वो किसके बराबर होता है? I स्क्वायर RT. अब ये I स्क्वायर क्या होता है? जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, इट स्टेट दैट द हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर, जो भी कंडक्टर में हीट निकलता है, प्रोड्यूस होता है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब किस पे डिपेंड करता है? जो किसी भी कंडक्टर से जो हीट निकलता है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है?
वो डिपेंड करता है, जैसे हीट डिपेंड करता है आई स्क्वायर मतलब करंट पे, ठीक है। जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा हीट होगा, जितना ज़्यादा हम करंट सप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, करेक्ट। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि कम करंट होगा तो हीट भी कम प्रोड्यूस होगा, कह सकते हैं ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टर, तो स्क्वायर ऑफ करंट हो गया, दूसरा हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टर। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस का क्या काम होता है, टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकने का काम करता है रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस काम करेगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, जितना कम काम करेगा उतना कम हीट प्रोड्यूस होगा, एज सिंपल एज दैट। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना कम हीट प्रोड्यूस होगा, कह सकते हैं ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। तो जो हीट है रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। थर्ड वन इज टाइम, टाइम फॉर विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द रेजिस्टर्स। अब जैसे आप एग्जाम्पल के वे में समझो कि आपने एक फोन को 5 मिनट के लिए चार्जिंग में लगाया और उसी फोन को आपने 5 घंटे के लिए चार्जिंग में लगाया, तो जितना ज्यादा हम टाइम को इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा वो जो हीट प्रोड्यूस होगा। 5 मिनट के लिए लगाया था तो उतना हीट प्रोड्यूस नहीं हुआ, बट 5 घंटे के लिए अगर हम लगा देंगे किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को तो वो उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो कह सकते हैं ना कि जितना ज्यादा टाइम होगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, जितना कम टाइम होगा उतना कम हीट प्रोड्यूस होगा। तो हीट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। तीसरा ये हो जाएगा, ठीक। तो हीट किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, करंट पे, रेजिस्टेंस पे और टाइम पे। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। यही कहता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। Joule's law of heating, it states that heat produced in a conductor is directly proportional to square of current, is directly proportional to time, is directly proportional to resistance. तो ये कहता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज में हमें यही देखने को मिलता है। द फिलामेंट ऑफ बल्ब गिव्स लाइट बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज जनरली मेड ऑफ टंगस्टन metal because it has a very high melting point and also it does not oxidize readily at high temperature. इलेक्ट्रिक फ्यूज में भी हमें देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्रॉम शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिकल फ्यूज। द फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज, और ये फ्यूज जो होता है आप देखोगे घरों में जो फ्यूज हो, अगर आप खोल के देखोगे तो जो मीटर में जो फ्यूज लगे होते हैं वो सीरीज में लगे रहता है। अगर एक नीचे होता है तो बाकी के सारे हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ पीस ऑफ वायर मेड अप ऑफ मेटल और एन एलॉय एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट, फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। इफ द करंट लार्जर देन द स्पेसिफाइड वैल्यू flow through the circuit, the temperature of the fuse will increases. This melt the fuse wire and break the circuit, saving the appliances attached in the circuit. ठीक। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का, विच इज़ वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर से बहुत सारे क्वेश्चन सीबीएसई कंटिन्यूसली पूछ रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या हो जाएगा, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कंज्यूम इन अ सर्किट पर यूनिट ऑफ टाइम। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू हो जाएगा VI। देखो इसी एक फॉर्मूले से हम 3 फॉर्मूला और बनाएंगे। हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, क्या कहता था ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, याद होगा V इज इक्वल टू IR, ये था ओम्स लॉ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट इज P इज इक्वल टू VI। हमें सिंपली इसमें करना क्या, आप समझिए, पहले इस V को पहले रिप्लेस करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर उसके एक बार हम लोग I को सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक बार V की जगह पे देखिए, V की जगह पे V इज इक्वल टू क्या होता है IR, तो इस V की जगह पे हम IR लिख सकते हैं, करेक्ट, मल्टीप्लाइड बाई I तो इधर था ही, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू I क्या हो जाएगा I स्क्वायर और R एज इट इज। तो एक तो हमारा ये फॉर्मूला बना, एक फॉर्मूला हमारा बन गया P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, ठीक है। एक फॉर्मूला हमारे पास क्या था, P इज इक्वल टू VI, ठीक। तो एक बार हमने क्या किया, एक बार हमने V को सब्स्टिट्यूट किया, ठीक, एक बार हमने क्या किया, V को सब्स्टिट्यूट किया।
अब इस टाइम हम क्या करेंगे, अब P इज इक्वल टू वी आई है, इस बार हमें V को नहीं रिप्लेस करना है, इस बार हम I को करेंगे। कैसे, देखो V एज इट इज लिख देंगे, ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। ओके, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहीं से हम I निकाल लेंगे, I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आर। ठीक, I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आर। तो यहाँ पे इस I की जगह पे, इस I की जगह पे हम क्या रख देंगे, इस I की जगह पे हम रखेंगे V अपॉन आर। तो क्या हो जाएगा, V इंटू वी, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो हमें एक फॉर्मूला और मिल गया, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें मिला। तो P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन आर, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो हमने देखा कि एक फॉर्मूले से मैंने 3 फॉर्मूला बनाए, एक बार V को रिप्लेस करना है ओम्स लॉ के हिसाब से, एक बार I को रिप्लेस करना है। एक बार V आप हटाइए, V की जगह पे आप रख दीजिए वी स्क्वायर अपॉन आर, एक बार I को रिप्लेस करिए, V की जगह पे आप, हाँ V की जगह पे आप रखेंगे, I की जगह पे रखेंगे V अपॉन आर, और V की जगह पे आप रख देंगे आइस। ठीक है, आई अपॉन आई स्क्वायर अपॉन आर। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पावर का वॉट हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। मतलब अगर आपसे पावर पूछेगा क्वेश्चन में, अगर आपसे पूछेगा पावर आप बताएं, तो उसको हमेशा आप उसके एसआई यूनिट में आंसर लिखेंगे, जैसे दैट इज वॉट में। अगर किलो वॉट पर आर है तो किलो वॉट पर आर को आप कन्वर्ट कर लेंगे वॉट में। 1 watt is the power consumed by a device that carry a 1 ampere of current when operated potential difference of 1 volt। ठीक है, होप्स आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। लास्ट पॉइंट क्या है, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट पर आवर। जैसा कि मैंने बताया 1 किलोवाट पर आवर इज इक्वल टू 1000 वाट इंटू 36 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। तो 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल, 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। इसका मतलब 3.6 10 का पावर 6 जूल क्या है, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है तो आप इस वीडियो को अकेले नहीं देखेंगे और बच्चों के साथ भी शेयर करेंगे, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ऐसे ही और भी शॉर्ट्स वीडियोस जो हैं सारे चैप्टर्स के आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। ऑल्सो हर चैप्टर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं, वो सारे हम इस जो है 1 बाय 1 करके एक प्लेलिस्ट हमारा बना है, उसमें हम शेयर करेंगे। ठीक है, तो होप्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।